हमारा पेपर है सतत शिक्षा कंटिन्यूइंग एजुकेशन। आज का हमारा उद्देश्य है शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, सतत शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां तथा प्रकृति प्रदत्त क्षमताओं के विकास की जो प्रक्रिया है उसे शिक्षा कहते हैं। मूल प्रवृत्तियां वाणी और विवेक, चिंतन और सृजनशीलता, सहयोग और सामाजिकता और विकास की लालसा आदि है। तो शिक्षा क्या है ये हम लोग पहले से समझते चले आ रहे हैं। शिक्षा क्या होती है? यह मूल प्रवृत्तियां हम सभी के अंदर विद्यमान है। कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं? वाणी, विवेक, चिंतन, सृजनशीलता, सहयोग और सामाजिकता, विकास की लालसा। ये सभी मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर विद्यमान हैं और शिक्षा का क्या कार्य है? इन प्रवृत्तियों को बाहर लाना। इन प्रवृत्तियों को कैसे हम बाहर लाएं, वह शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षा सीखने सिखाने, मानव की आंतरिक शक्तियों को संतुलित रूप से बाहर निकालने और बाह्य शक्तियों का सुधार करने की सकारात्मक प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन हम जानते हैं पहले से भी। शिक्षा क्या है? शिक्षा द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालते हैं और बाह्य शक्तियों का सुधार करके सकारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके हम अपनी बाह्य शक्तियों को सुधारते हैं। बाह्य शक्तियों को हम एक निश्चित दिशा में ले जाते हैं। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान रहती हैं, लेकिन यह शक्तियां कैसे बाहर आएंगी, उसको व्यवहार में हम कैसे लाएंगे, यह शिक्षा द्वारा ही होता है। आधुनिक शिक्षाविद तथा मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की प्रवर्तिका मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की प्रवर्तिका है। उनके अनुसार एक प्रच्छन्न मनुष्य, एक छिपा हुआ शिशु, एक दफनाया प्राणी है जिसे मुक्त करना शिक्षा का प्रथम कार्य है। तो एक प्रच्छन्न मनुष्य, छिपा हुआ शिशु, एक दफनाया हुआ प्राणी है, अर्थात जिसका कोई दिशा निर्धारित नहीं है, जो छिपा हुआ है, वो एक शिशु के भांति है, एक दफनाए प्राणी की भांति है, जिसको मुक्त करने का कार्य शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षा का प्रथम कार्य है कि उस मनुष्य को हम कैसे बाहर की ओर, वो अपनी शक्तियों को बाहर की ओर कैसे अपना प्रदर्शन करे, यह कार्य शिक्षा द्वारा। आगे देखते हैं। हम सभी यह देखते हैं, बालक किस संसार में जन्म लेता है और वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना प्रारंभ कर देता है। शुरू में उसके अनुकूलन की शक्ति बड़ी क्षीण तथा कमजोर होती है। उसके व्यवहार करने का ढंग भी अजीब होता है, किंतु धीरे धीरे वातावरण के संपर्क द्वारा वह कुछ नए अनुभव प्राप्त कर लेता है।
इन अनुभवों से उसका व्यवहार करने का ढंग भी अच्छा होने लगता है। यह व्यवहार, यह अनुभव, यह सब क्या है? यह व्यवहार करना, वो कैसे व्यवहार कर लेता है? वो जब धीरे धीरे चीजों को सीखता है, वातावरण से सीखता है, अपने अनुभवों से सीखता है, तो वो उसके तरीकों को समझने लगता है। और शिक्षा का कार्य तो है ही कि हम अपनी शक्तियों को कैसे व्यवहार में ले आए। यह इसका प्रदर्शन शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षा के कारण अविकसित तथा अपरिपक्व बालक सुसभ्य तथा सुविकसित नागरिक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई भी बालक है, कोई भी व्यक्ति है, वह अविकसित है, अपरिपक्व है। कोई उसके अंदर सभ्यता नहीं है। तो उसके विकास के लिए वह सुसभ्य बने, वो परिपक्व बने, एक विकसित सुविकसित नागरिक के रूप में परिवर्तित हो। यह सब परिवर्तन शिक्षा के द्वारा ही होता है। ठीक है। किंडरगार्टन की संकल्पना देने वाले जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक फ्रोबेल ने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल जो किंडरगार्टन की संकल्पना दिए हैं, उन्होंने क्या बताया? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। Education is a process by which the child's inner strengths are brought out. तो इन्होंने यह शक्तियां, बालक कहिए या व्यक्ति कहिए, शक्तियां, आंतरिक शक्तियां सभी के अंदर विद्यमान है, लेकिन शिक्षा द्वारा ही यह शक्तियां बाहर आ सकती। तो ये फ्रेडरिक फ्रोबेल ने भी यह बताया है कि शिक्षा ही के द्वारा ही बालक की आंतरिक शक्तियां बाहर आ सकती हैं। शिक्षा द्वारा ही अपनी आंतरिक शक्तियों को वह पहचान सकता है, उसको हम कैसे प्रयोग में ले आए, यह शिक्षा द्वारा ही संभव हो पाता है। अब शिक्षा का अर्थ देखते हैं, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या अर्थ था? उस समय प्राचीन काल में शिक्षा को विद्या विहीन पशुभि समान, अर्थात विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान समझा जाता था। प्राचीन समय में मनुष्य को यदि शिक्षा नहीं प्राप्त है, विद्या नहीं प्राप्त है, तो उसे पशु के समान समझा जाता था। विद्या से वंचित व्यक्ति अंधकार में भटकते हुए मनुष्य की भांति है, और विद्या व्यक्ति को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। यह प्राचीन काल में भारत में शिक्षा का क्या रूप था, शिक्षा का क्या पर्याय था? उस समय विद्या विहीना पशु भी समाना, यानी विद्या के विहीन, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान समझा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम, और क्या बोला जा रहा है? ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ज्ञान ही मनुष्य को सही दिशा दिखा सकता है। बिना ज्ञान के मनुष्य अंधकार में भटकता हुआ
प्रदर्शित होता है। सविद्या या विमुक्ति, सविद्या या विमुक्ति अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा का क्या पर्याय था, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। सविद्या या विमुक्ति अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। इस दृष्टिकोण के अनुसार विद्या व्यक्ति और समाज के सम्यक विकास और लौकिक परलौकिक कल्याण की आधारशिला थी। विद्या क्या थी? प्राचीन भारत में विद्या शिक्षा का क्या स्थान था? विद्या को, शिक्षा को व्यक्ति और समाज के सम्यक विकास तथा लौकिक और परलौकिक कल्याण की आधारशिला माना गया। ठीक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। इसका अर्थ है सीखना और सिखाना, ग्रहण करना। ये शिक्षा का अर्थ है शिक्ष धातु से बना है, संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना या ग्रहण करना। विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों में हुई है। पहला है एडुकेटम। एडुकेटम मीन्स टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, शिक्षित करना। एडुकेटम का तात्पर्य है शिक्षित करना। एडुसियर, एडुसियर टू लीड आउट, विकसित करना या अग्रगति देना। एडुकेयर टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज मीन्स आगे बढ़ना, बाहर निकालना, विकसित करना। लैटिन भाषा का एडुकेटम दो शब्दों के मिल से बना है, ई प्लस डुको। इसमें ई का अर्थ है अंदर से और डुको का अर्थ है अग्रगति देना या आगे बढ़ाना। सतत शिक्षा का अर्थ मीनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। सतत शिक्षा अनौपचारिक और नौपचारिक शिक्षा का वह रूप है जहां परंपरागत स्कूली शिक्षा के परे एक ऐसी सुव्यवस्थित तथा साभिप्राय प्रक्रिया संचालित होती है जिसमें पाठ्य विषय, माध्यम, समय, विभाजन, साधन सुविधा तथा व्यवस्था आदि का चयन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, प्रसार शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। तो यहाँ हम सतत शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सतत शिक्षा होता क्या है? यह अनौपचारिक और नौपचारिक शिक्षा का रूप है। औपचारिक शिक्षा हम जानते हैं जो स्कूली शिक्षा होती है। स्कूली शिक्षा परंपरागत शिक्षा जिसमें समय, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षण विधि सभी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक ये सभी नहीं निश्चित होते हैं। अनौपचारिक और नौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत यह साधन है, हम लोग
पहले की क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सभी शिक्षक, छात्र, शिक्षण विधि, संस्थान और समय सीमा सब निर्धारित होती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जो समाज में या किसी के द्वारा प्राप्त कर ली जाती है, किसी संगठन के द्वारा, किसी समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर ली जाती है, तो वो शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा आती है। इसके अंतर्गत टीवी, इंटरनेट, रेडियो द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की जाती है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम निश्चित होता है, शिक्षक निश्चित नहीं होता है, शिक्षण विधि भी आप अपने सुविधा अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा या नौपचारिक शिक्षा कहते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत पत्राचार शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा, प्रसार शिक्षा, ये सभी इनके नॉन फॉर्मल के अंतर्गत आते हैं। परिस्थितियों के बदलाव एवं परिवेश के बदलाव के कारण शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। जनसंचार के कारण दूरी कम होती जा रही है। संप्रेषण एवं परस्पर विचारों के आदान प्रदान से इसमें निरंतर प्राप्ति होती जा रही है। तो आज हम परिस्थितियों के बदलाव के कारण आज के परिवेश को देखें तो क्या है। आज के परिवेश में अगर हम इस महामारी के दौर में देखें तो शिक्षा का स्वरूप बिल्कुल ही बदला हुआ दिखाई देता है। जनसंचार, संप्रेषण, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये इन सभी सुविधाओं के वजह से आज हम शिक्षा घर बैठे प्राप्त कर ले रहे हैं। यह बदलाव का स्वरूप है, यह हमें दिखाई दे रहा है। वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर नागरिकता और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के साथ साथ उत्पादन के क्षेत्र में भी दक्षता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। शिक्षा, वास्तविक शिक्षा क्या है या अशिक्षा क्या है? शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। यह अंतर्निहित शक्तियां शिक्षा द्वारा ही बाहर आ सकती हैं। वास्तविक शिक्षा क्या है? जो व्यक्ति के अंदर नागरिकता और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के साथ साथ उत्पादन के क्षेत्र में भी दक्षता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। तो केवल शिक्षा प्राप्त करना ही नहीं, उत्पादक यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारा उसका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं, कहाँ हम इसका यथार्थ रूप में प्रयोग कर पा रहे हैं, यह भी जानना आवश्यक है। महात्मा गांधी के विचार से शिक्षा बालक की माँ के उदर से लेकर शमशान तक होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी के विचारों से यह पता चलता है कि शिक्षा माता के गर्भ से लेकर मृत्युशैया तक होनी चाहिए। यानी शिक्षा हर
प्रत्येक स्थान पर हो सकती है, हर पल प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा विद्यालय में ही नहीं, घर, समाज, खेत खलिहान, कल कारखाने, हर जगह प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, खेल खेल में प्राप्त कर सकता है, घर में, समाज में, विद्यालय में, हर जगह शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। यही सीखने के क्रम को वह जारी रख सकता है, जिससे उन्होंने शिक्षा, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा का नाम समग्र नई तालीम कहकर पुकारा। इस क्रम को, इस सीखने के क्रम को उन्होंने इसे समग्र नई तालीम कहकर पुकारा। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही बौद्धिक ज्ञान क्यों न रखता हो, यदि वह अपने परिवेश के प्रति, अपने समाज में व्याप्त कुप्रवृत्तियों एवं समाज विरोधी शक्तियों के प्रति सचेत न हो और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम न हो, तो उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, अधूरी मानी जाएगी। यह हम देख रहे हैं कि शिक्षा का प्रयोग, शिक्षा का उपयोग हम कुप्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में ना करें, समाज विरोधी शक्तियों को बढ़ावा देने में ना करें, उनके प्रति क्या हो, हम सचेत यदि नहीं हैं तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, उस शिक्षा का कोई यथार्थ नहीं है। हम यदि चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं और अपने बौद्धिक ज्ञान का प्रयोग करके अपने परिवेश को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, तो वह शिक्षा, वह पढ़ाई अधूरी मानी जाएगी। यह मत महात्मा गांधी जी के विचार से है। तो देखते हैं सतत शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। यह अवधारणा कैसे आई, सतत शिक्षा क्या है, इसको हम जानेंगे। सतत शिक्षा वास्तव में उन अल्प शिक्षित लोगों की शिक्षा से जुड़ा है जो किन्हीं परिस्थितियों में शिक्षा काल में अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाए थे। इसका प्रादुर्भाव सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। यहाँ पर ऐसे प्राणों की शिक्षा की समस्या थी जो एक निश्चित कक्षा तक शिक्षा ग्रहण कर चुके थे और आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। उनके लिए कंटिन्यूएशन स्कूल की व्यवस्था की गई। ये स्कूल अधिक अवस्था वाले उन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करते थे जो अपने प्रारंभिक जीवन में स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे इसका क्षेत्र व्यापक हो गया। 1944 के शिक्षा अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए शिक्षा सुविधाओं को उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार शिक्षा वहां के अधिकांश व्यक्तियों की शिक्षा तथा विकास का साधन है। यहाँ के बाद से सतत शिक्षा का प्रसार बाकी देशों में होने लगा। तो सतत शिक्षा का प्रादुर्भाव सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। हम देख रहे हैं यहाँ यह समस्या आई थी कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए, जैसे कुछ व्यक्ति जो निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और उसके बाद वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे, उसके आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो शिक्षा आगे की पूरी कैसे करें, उसके लिए कंटिन्यूएशन स्कूल की व्यवस्था की गई। कंटिन्यूएशन स्कूल के द्वारा जिनकी जो शिक्षा पूरी नहीं हो पाई थी, बीच से छूट गई थी,
वो यहाँ पर अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तो ये प्रौढ़, इसमें अधिकतर प्रौढ़ जो कुछ युवक अवस्था में अपना शिक्षा प्राप्त किए और आगे वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन कंटिन्यूएशन स्कूल की व्यवस्था की गई। 1944 के शिक्षा अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए शिक्षा सुविधाओं को उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार शिक्षा वहाँ के अधिकांश व्यक्ति की शिक्षा तथा विकास का साधन है। तो धीरे धीरे इंग्लैंड के बाद बाकी अन्य देशों में भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया गया और कंटिन्यूएशन स्कूल की व्यवस्था की जाने लगी। फॉलो अप कार्यक्रम सतत शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। सतत शिक्षा की अवधारणा को निम्न बिंदुओं या विशेषता से स्पष्ट कर सकते हैं। क्या है अवधारणा? 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शिक्षा, इसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु जिसका हो गया है वह यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समय की सुविधा, व्यक्ति अपने कार्य सुविधा अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जैसे प्रौढ़ावस्था में या युवावस्था में कुछ व्यक्ति जो अपना कार्य करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, वो ऐसे व्यक्ति अगर शिक्षा पूरी करना चाहें तो यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसका स्वरूप औपचारिक, अनौपचारिक, नौपचारिक हो सकता है। अभी मैंने बताया औपचारिक, अनौपचारिक, नौपचारिक क्या होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। इसके द्वारा अकुशल मजदूरों तथा कारीगरों को कुशल कारीगर बनाया जा सकता है। जैसे केवल यह शिक्षा किताबी ज्ञान ही नहीं, जो हस्त कार्य करते हैं, जो शिल्पकार हैं, जैसे जो मजदूर हैं, जो आगे एक कुशल कारीगर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी यह शिक्षा लाभदायक है। जो अकुशल मजदूर हैं उनको यहाँ पे कुशल कारीगर के रूप में बनाया जा सकता है। सतत शिक्षा के माध्यम से उच्च स्तर तक का ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। इस शिक्षा के अंतर्गत यह बाध्यता नहीं है कि बस आपको यहीं तक शिक्षा प्राप्त करनी है, आप उच्च स्तर तक की शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक उम्र में व्यक्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, की गई है। यहाँ हर शिक्षा को अपनी उम्र के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करना यहाँ पे बताया गया है कि वह अपने उम्र की बाध्यता यहाँ नहीं है, वह किसी भी उम्र में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। साक्षरता के प्रतिशत में वृद्धि की जा सकती है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या लाभ है? ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक होंगे। उनको जब सुविधाएं दी जाएंगी कि वह कार्य के साथ अपने जो भी कार्य करते हैं अपनी जीविका के लिए, उसके साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग साक्षर हो सकते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम खुले विश्वविद्यालय तथा दूरगामी शिक्षा व्यवस्था द्वारा किया जाना चाहिए। तो अभी मैंने बताया पत्राचार करस्पॉन्डिंग कोर्स, खुले विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज, दूरगामी शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, इसके अंतर्गत होने चाहिए। यह किसके अंतर्गत आते हैं? यह नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रत्येक पक्ष को
काफी सीमा तक विकसित करने का उद्देश्य समाहित है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति साक्षर होगा, उसकी दिशा में वह जागरूक होगा कि वह साक्षर होना चाहता है, उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका विकास अधिकतम होएगा। तो इस सतत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत यह रखा गया है कि व्यक्ति का सर्वोच्च विकास होगा, सर्वांगीण विकास होने की यहाँ संभावना है। सतत शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो देश के अशिक्षित व्यक्तियों को पूर्ण शिक्षित होने का अवसर प्रदान करती है। तो ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अंतर्गत हम वह व्यवस्था दे रहे हैं जो व्यक्ति एक विशेष उम्र तक, प्रौढ़ावस्था तक नहीं प्राप्त कर पाया शिक्षा, अगर तो यहाँ पे वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। एक मजदूर, एक कारीगर, या जो एक कुशल कारीगर के रूप में बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, या कुशल व्यवसाय करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, एक कुशल व्यवसायिक बनना चाहते थे, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। उस पाठ्यक्रम को यहाँ रखा जा रहा है ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति यहाँ पे साक्षर हो। दवे ने सतत शिक्षा के विशेषताओं को इस प्रकार व्यक्त किया है। सतत शिक्षा समग्र शिक्षा है, टोटल एजुकेशन है। यह समन्वित शिक्षा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। यह स्वयं पूर्ति, सेल्फ फुलफिलमेंट करती है। यह एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक शिक्षा है। यह लचीली शिक्षा है। लचीली क्यों कहा जा रहा है? क्यों कि इसके पाठ्यक्रम में कोई बाध्यता नहीं है कि आपको केवल यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं इस शिक्षा के अंतर्गत। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।